So what is singleton design pattern? Singleton pattern ensures a class has only one instance and provides a global point to access it. This is useful for situations like connecting to DB, where a single point of control is desirable and multiple instances not required. इसमें और भी बहुत एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल लॉगर क्लास जो आपके सर्विस में डेटा लॉग करेंगे. ऑल्सो थर्ड इज कि इफ आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट टू अ डिफरेंट सर्विस, आई कैन क्रिएट वन इंस्टेंट ऑफ दैट क्लाइंट which will help me to connect to that particular service. Let's try to understand that why do we want to make a class singleton. First reason is कि only one instance is enough. तो let's assume कि आप एक एप्लीकेशन बैकएंड एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो and backend application is talk to a database application, right? How will the backend application communicate with that database application? तो basically backend application को एक client बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू it can talk to the DB application, right? एक ही database client enough है to run all the functionalities. अगर आपको get data करना है, set data करना है, update data करना है या delete data करना है, all that can be achieved using the single client, and that client can be used by any of the methods within the application. सेकेंड पॉइंट, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट टेक्स ए लॉट ऑफ रिसोर्स एंड टाइम. तो इसमें क्योंकि हम लोग वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट काफ़ी हैवी हो सकता है क्योंकि लेट्स से व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटाबेस क्लाइंट, इट हैज़ टू create the HTTP client within it and has to connect to the database application, right? Creation of the object takes a lot of resources and it takes a lot of time to create the object which are heavy. तो इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट मल्टीपल बनाते जाओगे, in that case your application would spend more time in creating the object rather than doing the actual work. तो in this case अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगलटन है, that means कि वो ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल मेथड्स में यूज़ कर सकते हो and just one instance is enough. तो let's try to understand with an example कि इसको कैसे अचीव करते हैं. तो लेट्स से मैंने एक सिंगलटन क्लास बना दिया यहाँ पर. सिंगलटन क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसको मैंने DB क्लाइंट के नाम से रेफरेंस कर दिया एंड फॉर एज ऑफ नाउ मैं एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जहाँ पर मैं DB क्लाइंट को एक न्यू ऑब्जेक्ट से रेफर कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने एस आउट कर दिया क्रिएटिंग सिंगलटन. आई विल कम बैक टू द एग्जाम्पल कि इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें इशूज़ क्या क्या है. तो नाउ लेट्स गो टू द मेन मेथड. मैंने एक दो वेरिएबल इंस्टेंशिएट किया है S1 एंड S2 विद द सिंगलटन क्लास एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है एग्जैक्टली, राइट? कि अगर मैं S1 को प्रिंट कर रहा हूँ तो S1 का रेफरेंस आईडी यहाँ प्रिंट हो रहा है. अब जब मैं S2 को प्रिंट कर रहा हूँ तो S2 का रेफरेंस आईडी प्रिंट हो रहा है. तो बेसिकली दिस इज वायलेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, राइट? देयर आर टू मेन रिक्वायरमेंट, गोना रीइटरेटेड. फर्स्ट इज कि आपका ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होना चाहिए एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज तो देयर शुड बी ग्लोबल मेथड यूजिंग विच वी कैन गेट द ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक है, राइट? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, इट विल क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम. तो लेट्स मेक इट प्राइवेट. नाउ अब हम लोग ने ऑब्जेक्ट को प्राइवेट कर दिया, राइट? अगर आप मेन मेथड में वापस जाओगी तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एरर थ्रो कर रहा है, राइट? विच इज सेइंग दैट सिंगलटन हैज ए प्राइवेट एक्सेस इन डिजाइन डॉट क्रिएट डॉट सिंगलटन पैकेज. अगर आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया देन हाउ विल एनी क्लास विल एवर क्रिएट इट, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैन ओनली बी डन यूजिंग कंस्ट्रक्टर. अब इसको थोड़ा स्मार्ट वे से करते हैं. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट सिंगलटन का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया. यहाँ पर मैंने प्राइवेट गेट इंस्टेंस, इसको मैं सिंगलटन यहाँ पर रिटर्न टाइप कर देता हूँ. आई डू दिस थिंग इफ सिंगलटन इज नॉट इक्वल टू नल, रिटर्न सिंगलटन इक्वल टू न्यू सिंगलटन, रिटर्न सिंगलटन. सो विल आई बी एबल टू कॉल दिस मेथड? नो, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर को पब्लिक करना पड़ेगा. क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है देन आई कैन कॉल दिस मेथड डायरेक्टली, राइट? तो इसलिए अब स्टैटिक कीवर्ड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. तो आई विल जस्ट राइट डाउन ये स्टैटिक. तो आपने यहाँ पर देखा कि जैसे मैंने यहाँ स्टैटिक किया, राइट? यहाँ पर आप एरर देख सकते हो कि नॉन स्टैटिक फील्ड सिंगलटन कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेक्स्ट, विच बेसिकली मीन्स इज दैट कि अगर आप एक मेथड को स्टैटिक कर रहे हो उसके अंदर में जो भी वेरिएबल है दैट शुड ऑल्सो बी टाइप स्टैटिक. तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर स्टैटिक. हाँ, तो एज मैंने इसको स्टैटिक यहाँ कर दिया तो यहाँ से वो एरर गायब हो गया, राइट? एंड लेट मी जस्ट गो टू द मेन मेथड एंड आई जस्ट कॉल इट यूजिंग सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस. Okay, so this is private again. Sorry, I'll make it public.
I'll go to the main class again, get instance, and I do singleton.get instance. Just try to run it now and see what happens. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो स्टेटमेंट था वो एक ही बार प्रिंट हो रहा है एंड दोनों ऑब्जेक्ट एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इफ़ आई एम प्रिंटिंग S1, यहाँ पर ID सेम जो भी 2D209079 प्रिंट हो रहा है. इफ़ आई एम प्रिंटिंग S2, ये भी सेम ID प्रिंट कर रहा है, विच बेसिकली मीन्स दैट बोथ द वेरिएबल आर रेफरेंसिंग द सेम ऑब्जेक्ट, राइट? तो अब यहाँ पर समझते हैं कि स्टैटिक से हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ. So static is a keyword which can be used in a method or a variable name. By using the keyword, it basically means that that particular variable or the method name is the property of a class. It's not the property of an object. Which basically means is that this variables can be accessed without creating a object of the class. जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देखा कि singleton.get instance किया, राइट? एस मैंने आपको अभी बताया था कि if a variable or if a method is static, which basically means that it is a property of the class, it's not a property of the object. So singleton.get instance I can do it directly, singleton.get instance I can do it directly, and यहाँ पर मैंने इसको static डिक्लेयर कर दिया. So this is how it's working. तो अब हम लोग ने यहाँ समझ लिया कि static कीवर्ड का फ़ायदा यहाँ पर क्या हो रहा है. Now let's try to understand कि does the singleton method works in multi-threading environment or not. So just to give you a context, if multiple threads are running in the system, JVM at a given time can execute any one of the thread, which basically means कि अगर आपका thread 1 कोई line को execute कर रहा है, at that time thread 1 can go to sleep and JVM can schedule second thread which can do its own work. Thread 1 is at line number 18. At line number 18 it is checking कि singleton is equal to null, right? Basically क्योंकि आपका singleton अभी null है, it will pass a check and it will move ahead to the next line which is at line number 19. यहाँ पर basically thread 1 is calling the singleton constructor which will try to instantiate the singleton variable now. Now at this time let's assume कि अब T1 goes to sleep and T2 comes into the picture क्योंकि JVM can do it randomly, right? And we are never sure कि कौन सा thread execute होगा. Now thread 2 comes into the picture and क्योंकि अभी तक singleton equal to new singleton constructor execute नहीं हुआ है, then T2 will also pass a check क्योंकि singleton variable अभी null है. Then what will happen is that कि T1 and T2 both are at line number 19 now. Now let's again assume कि T1 comes back into the picture क्योंकि JVM T1 thread को run कर रहा है. Then T1 will call the singleton constructor. It will assign it to the singleton variable and it will come out of the if statement and it will return the singleton instance now. And क्योंकि T2 भी अभी line number 19 को execute कर रहा है, so it will again call the singleton constructor second time and it will again pass the if check and go to the second statement which is at line number 22 and it will return the singleton instance. तो बेसिकली हम लोग ने देखा कि यहाँ पर अगर मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में दो थ्रेड आपके सिस्टम में आ रहा है तो सिंगलटन वेरिएबल मल्टीपल टाइम इंस्टेंशिएट हो सकता है क्योंकि एट ए गिवन टाइम JVM कैन रन एनी ऑफ द थ्रेड. तो हाउ कैन वी ओवरकम दिस, राइट? बिकॉज इट्स अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका सिंगलटन इंस्टेंस बार बार इंस्टेंशिएट हो, राइट? So there is a synchronized keyword in Java which will make sure that at a given time only one thread is executing a given block. But just we need to keep in mind that synchronizing a method can decrease performance by a factor of 100. So if a high traffic part of your code begins using get instance, you may have to reconsider it. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी थ्रेड सिंगलटन को इंस्टेंशिएट कर दिया है, do we need the synchronized keyword next time? The answer is no. We don't want to block threads क्योंकि synchronize is making sure that at a given time only one thread is executed in the get instance method even though the singleton variable is instantiated. So what can we do better now? Now अब हम लोग देखते हैं कि basically what we are trying to do here, we are trying to instantiate the object here, right? तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? I can do in this way also, right? कि मैंने यहाँ पर जब इसको static define किया, यहाँ पर ही मैं इसको instantiate कर देता हूँ and I can just रिटर्न द सिंगलटन ऑब्जेक्ट है, राइट? यहाँ पर मेरे को सिंक्रोनाइज कीवर्ड का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि एस मैंने वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन किया है एंड उस स्टैटिक वेरिएबल को मैं स्टार्टिंग में इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ. देन व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन जस्ट रिटर्न द वेरिएबल इंस्टेंस व्हेन गेट इंस्टेंस मेथड इज कॉल्ड एंड आई डोंट हैव टू यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड हियर. सो नाउ इवन इफ इट्स ए मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, we are making sure that
कि हम लोग का सिंगलटन वेरिएबल एक के बाद इंस्टेंशिएट हो, विच विल हैपन एट द टाइम व्हेन द क्लास इज बीइंग क्रिएटेड एंड एज वी आर नॉट यूजिंग द सिंक्रोनाइज कीवर्ड, इट विल मेक श्योर कि हम लोग का सिस्टम फास्ट रहे, राइट, बिकॉज मल्टीपल मेथड कैन कॉल गेट इंस्टेंस एंड उस समय इट डज नॉट, वन थ्रेड डज नॉट हैव टू वेट फॉर द अदर थ्रेड टू कंप्लीट द वर्क। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ने यहाँ पर क्या किया है। क्योंकि हम लोग ने सिंगलटन वेरिएबल को स्टार्टिंग में इंस्टेंशिएट कर दिया है, दिस इज कॉल्ड eager लोडिंग। देन यूजिंग दिस अप्रोच वी रिलाई ऑन JVM टू क्रिएट द यूनिक इंस्टेंस ऑफ द सिंगलटन व्हेन द क्लास is loaded first. The JVM guarantees that the instance will be created before any thread accesses the static unique instance variable. But इसमें भी अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, मेकिंग द एप्लीकेशन अप वो टेक टाइम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर equally सब ऑब्जेक्ट्स को पहले क्रिएट कर रहे हैं, राइट। दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज वॉट वी वॉन्ट इज दैट वी वॉन्ट टू मेक द एप्लीकेशन अप एज सुन एज पॉसिबल, एंड जब भी मेरे को एक ऑब्जेक्ट चाहिए तब मैं उसी समय इंस्टेंशिएट करना चाहूँगा, राइट। क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग यही कर रहे थे, वे डू अनडू इट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आपका सिंगलटन नल है तभी हम लोग उसको इंस्टेंशिएट कर रहे थे, राइट, एंड इन केस इफ इट्स नॉट नल वी वर रिटेनिंग द सिंगलटन इंस्टेंस। नाउ कैन वी डू समथिंग विच इज़ मिक्स ऑफ बोथ द अप्रोच, राइट, कि जहाँ पर आपको ईगर लोडिंग भी ना करना पड़े, क्योंकि ईगर लोडिंग का मेन ड्रॉबैक है कि इट विल टेक मोर टाइम फॉर एप्लीकेशन टू बी अप, एंड लेज़ी लोडिंग का फ़ायदा ये है कि जब भी मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए था तभी मैं वो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर पाऊंगा, राइट। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस नाउ। हियर वी वांट टू मेक श्योर कि ओनली वन थ्रेड इज इंस्टेंशिएटिंग लाइन नंबर 20। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लेट्स सी कि मैं यहाँ पर सिंक्रोनाइज कीवर्ड पुट कर दिया एंड आई डू दिस थिंग, राइट। नाउ इसको एक बार वापस समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो पहले कोई मल्टीपल थ्रेड्स विल बी कमिंग टू योर सिस्टम एट लाइन नंबर 18। बहुत सारे थ्रेड्स will pass the check क्योंकि सिंगलटन नल है, एंड एट ए गिवन टाइम ओनली वन थ्रेड विल बी कमिंग एट लाइन नंबर 21, क्योंकि सिंक्रोनाइज कीवर्ड मेक श्योर कि आपका उस सेक्शन में ओनली वन थ्रेड विल बी एबल टू एक्सिक्यूट इट। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते सिंगलटन को, क्योंकि क्या हो सकता है, लेट्स से अगर थ्रेड 1 ने सिंगलटन को इंस्टेंशिएट कर दिया एंड इट कम्स आउट ऑफ द लूप, देन थ्रेड 2 विल कम अगेन इन द सिस्टम, राइट, जो यहाँ पर वेट कर रहा था बिटवीन लाइन नंबर 18 एंड लाइन नंबर 20, and that time again it will instantiate the system. So this is not solving the case. तो इसको मैं स्मार्ट वे से और कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर वापस चेक लगा दिया सिंगलटन इक्वल टू नल, तभी ये इंस्टेंशिएट करेगा। तो नाउ इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि लेट मी जस्ट रिइटरेट नाउ, देयर कैन बी मल्टीपल थ्रेड्स कमिंग बिटवीन लाइन नंबर 18 to 19. After that only one thread is allowed to go to the synchronized block. Even if there is one thread in the system which comes between line number 20 to 21, it will again check कि आपका सिंगलटन नल है या नहीं है। In case it's null, then only it will instantiate the singleton object. और यहाँ पर हम लोग सिंगलटन जो स्टैटिक वेरिएबल इसको वोलेटाइल कीवर्ड से भी यहाँ रेफरेंस कर देंगे। I'll explain you कि वोलेटाइल कीवर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है। तो वोलेटाइल is a keyword that will make sure कि changes made in one thread will be available to other thread immediately. Let's try to see कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, विल टेक टू एग्जांपल। वन इज एग्जांपल ऑफ स्टेट, वेयर विल ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ए वेरिएबल, एंड देन विल यूज ए काउंटर एग्जांपल, एंड लेट्स से कि वोलेटाइल कीवर्ड इसमें कैसे रोल प्ले करता है। टू गिव एन ओवरव्यू फॉर द स्टेट एग्जांपल, लेट्स से हम लोग ने एक फ्लैग एग्जांपल वाली क्लास बनाई है जहाँ पर हम लोग ने एक बुलियन फ्लैग वेरिएबल को मार्क कर दिया है, एंड इस क्लास में देयर आर टू मेथड, वन इज सेट फ्लैग, वन इज चेक फ्लैग। सेट फ्लैग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये फ्लैग को ट्रू मार्क कर देगा। चेक फ्लैग इज एन एग्जांपल जहाँ पर आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा अनटिल अनलेस फ्लैग इज फॉल्स। जैसे फ्लैग ट्रू हो जाएगा इट शुड कम आउट ऑफ द लूप एंड जस्ट इट विल प्रिंट द फ्लैग इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नाउ अब हम लोग जैसे कि हम लोग ने बोला कि वी हैव टू चेक इट इन द मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स से हम लोग थ्रेड 1 विल रन द चेक फ्लैग वाला लॉजिक and thread 2 will mark the set flag is true. When the thread 2 marks set flag is true, we would like to see कि check flag आपका execution stop करते, right, because it has to come out of the while loop क्योंकि आपका flag value true हो चुका है, and then this condition will fail. So let's try to see कि how using volatile keyword impacts the entire code flow. तो let's say हम लोग की main memory में हम लोग ने define कर दिया x equal to false. Now thread 1 comes into the picture. Initially it will reference the variable x from the main memory and create a local copy in its own memory, and इसने x को false mark कर दिया, right. thread 1 will keep on executing the while logic क्योंकि value आपका false है, right, यहाँ पर।
नाउ लेट्स सी कि थ्रेड 2 सिस्टम में आ जाते हैं। नाउ थ्रेड 2 भी इनिशियली एक्स का कॉपी बनाएगा अपने लोकल मेमोरी में एंड इट विल सी कि एक्स का वैल्यू फॉल्स है। नाउ जैसे कि हम लोग ने बोला कि थ्रेड 2 विल ट्राई टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एक्स टू ट्रू। एक्स का वैल्यू उसने अपने लोकल मेमोरी में अपडेट कर दिया ट्रू एंड देन इट फ्लशेस द वैल्यू ट्रू इन द मेन मेमोरी एंड इट विल एग्जिट आउट ऑफ द लूप, राइट। नाउ जैसे कि आपने देखा कि एक्स का वैल्यू मेन मेमोरी में ट्रू है बट थ्रेड 1 अभी भी एक्स का वैल्यू फॉल्स मार्क करके रखा है। There is no way for the main memory to update the value of x. Thread 1 will keep on running the while loop and it will never end, right? So let's try to see कि how volatile keyword will help us to solve the problem. तो बेसिकली volatile keyword से हम लोग को क्या फ़ायदा हो जाता है कि अगर कोई भी थ्रेड एक वैल्यू को अपडेट करता है तो वो वैल्यू दूसरे थ्रेड में रिफ्रेश हो जाता है। तो लेट्स ट्राई टू सी कि volatile keyword से आपका एक्शन स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो इनिशियली एक्स थ्रेड 2 ने एक्स का वैल्यू ट्रू मार्क किया अपने लोकल मेमोरी में। नाउ इट विल ट्राई टू अपडेट द value in the main memory, right? So it will flush the value, updated value in the main memory and it will change the value to true. क्योंकि volatile keyword हम लोग यूज़ कर रहे हैं, this value will be updated in the thread 1 memory and क्योंकि x का value true हो गया, it will come out of the while loop. तो अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि how will this run. तो I'll just reiterate with the logic which I have written. मैंने यहाँ पर flag example का क्लास बनाया है। स्टार्टिंग में इसको static ही मार्क करते हैं, let's not use volatile keyword here. ओके एंड विल जस्ट चेक कि वॉलेटाइल कीवर्ड का होने से या ना होने से हाउ डज इट चेंज द लॉजिकल फ्लो। तो यहाँ पर अगेन वो दो फंक्शन हम लोग ने डिफाइन कर दिया, सेट फ्लैग जो आपका फ्लैग को ट्रू मार्क करेगा, एक चेक फ्लैग है जहाँ पर हम लोग ने वाइल लूप रखा है एंड यहाँ पर इट विल जस्ट वंस इट एग्जिस्ट है वाइल लूप, यहाँ पर प्रिंट कर देगा एग्जिट लूप एंड इट विल जस्ट प्रिंट द स्टार्ट एंड एंड टाइम, राइट। तो मेन मेथड में मैंने दो ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कर दिया विद एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। मैंने फर्स्ट थ्रेड को एलोकेट कर दिया एग्जाम्पल 1 के ऑब्जेक्ट के साथ एंड देन आई स्टार्ट माई थ्रेड का लॉजिक, राइट। मैंने सेकेंड थ्रेड को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, सेकेंड थ्रेड स्लीप हो जाए फॉर सम टाइम एंड देन सेकेंड थ्रेड में आई एम मार्किंग द वैल्यू एज ट्रू। जैसे ये मार्क होगा यहाँ पर, राइट, आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरा जो भी एग्जाम्पल 1 का एग्जीक्यूशन है इट शुड कम टू एन एंड, राइट। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। तो आई रन इट नाउ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया स्टार्टिंग द लूप, विच बेसिकली मीन्स कि आपका जो थ्रेड 1 था विच वुड स्टार्ट द वाइल लॉजिक वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड थ्रेड 2 ने आपका वैल्यू को ट्रू भी मार्क कर चुका है, राइट। बट वी कैन स्टिल सी कि हम लोग का प्रोग्राम एग्जिट नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट द इशू वी हैव डिस्कस अबाउट, राइट। क्योंकि आपका थ्रेड 1 में वो अभी भी वैल्यू को फॉल्स मार्क करके ट्रीट कर रहे हैं एंड आपका मेन मेमोरी में भी वैल्यू ट्रू मार्क हो चुका है बट दैट वैल्यू इज नॉट अपडेटेड इन द थ्रेड 1 का लोकल मेमोरी। तो लेट मी जस्ट स्टॉप इट। नाउ आई विल ऐड द volatile कीवर्ड। नाउ क्योंकि हम लोग ने बोला कि volatile कीवर्ड जैसे ऐड करेंगे देन द वैल्यू विल बी अपडेटेड इन ऑल द थ्रेड्स एंड ऑल द थ्रेड विल बी एबल टू सी द अपडेटेड वैल्यू। लेट्स सी कि अब ये रन कैसे होते हैं। तो देखा कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट लूप कर दिया एंड यहाँ पर मैंने देखा कि लूप हैज़ बिन एक्सिटेड, स्टार्ट टाइम इज दिस थिंग। मैंने देखा कि एंड टाइम मेरा आफ्टर द फ्लैग हैज़ बिन सेट टू ट्रू, मेरा एंड टाइम यहाँ पर प्रिंट हो। तो नाउ हम लोग को समझ में आ गया कि volatile कीवर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ डज इट हेल्प्स। Now let's try to see the second example. Now let's try to see कि counter example में कैसे काम करेगा with volatile keyword. So basically अब again I'm just trying to reiterate कि कैसे हम लोग ने counter example बनाया है। तो simple counter एक class है जहाँ पर हम लोग ने counter variable को declare कर दिया। This is a static variable. मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बस let's assume it's a static variable. यहाँ पर एक मैंने increment counter का method define किया था जो counter का value को plus करेगा। Basically this is not a atomic operation here, right? क्योंकि हम लोग जब flag पिछले एग्जाम्पल में जो हम लोग फ्लैग सेट कर रहे थे उसमें हम लोग को जस्ट बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स मार्क कर रहा था। बट ये काउंटर कैसे काम करता है, इट विल फर्स्ट रीड द वैल्यू ऑफ काउंटर, इट विल ऐड 1 टू इट एंड देन इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ काउंटर टू +1, राइट। तो यहाँ पर इंटरनली 3 ऑपरेशंस रन हो रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई विल स्टार्ट 2 थ्रेड इन माई सिस्टम एंड आई विल ट्राई टू इंक्रीमेंट द काउंटर वैल्यू इन बोथ द थ्रेड्स। अल्टीमेटली व्हेन बोथ द थ्रेड एग्जिट आई वुड लाइक टू सी कि मेरा काउंटर का वैल्यू 2 होना चाहिए, राइट। लेट्स ट्राई टू सी कि volatile कीवर्ड के साथ ये कैसे काम करेगा। आई एम स्टार्टिंग माई मेन मेमोरी जहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है। अभी थ्रेड 1 आया सिस्टम में, थ्रेड 1 ने एक्स का वैल्यू 1 कर दिया अपडेट। जस्ट टू रिइटरेट आई एम यूजिंग volatile कीवर्ड हियर। तो एक्स ने अपना वैल्यू फ्लश कर दिया यहाँ पर एंड इट विल एग्जिट आउट ऑफ द लूप। सेकेंड टाइम जब थ्रेड 2 आएगा मेरे सिस्टम में, थ्रेड 2 विल रेफरेंस द मेन मेमोरी, राइट। अपडेटेड वैल्यू विल बी प्रेजेंट इन थ्रेड 2 का लोकल मेमोरी, राइट। एंड थ्रेड 2 ने इसको अपडेट किया अपने एंड पे एंड देन इट विल फ्लश द डेटा इन द मेन मेमोरी एंड इट विल एग्जिट आउट ऑफ द लूप।
डज इट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम इन द केस ऑफ काउंटर? बेसिकली अब हम लोग ने एक सिंपल एग्जांपल लिया था जहाँ पर थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 को हम लोग एक के बाद एक एग्जीक्यूट किया था। अब ऐसा भी हो सकता है सिस्टम में कि थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 एक ही टाइम में आ चुके हैं सिस्टम में, दे आर रेफरेंसिंग द सेम वैल्यू। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट एग्जांपल। तो नाउ अगेन आई एम टेकिंग द सेम काउंटर एग्जांपल विद 2 थ्रेड्स एंड यहाँ पर हम लोग इसको एक अलग तरीके से प्ले करेंगे। तो लेट्स से थ्रेड 1 आया सिस्टम में, उसने एक्स का वैल्यू 0 रीड किया। नाउ एट द सेकेंड टाइम थ्रेड 2 ऑल्सो कम्स इन द सिस्टम, जिसने एक्स का वैल्यू को 0 रीड किया। क्योंकि आपका JVM कोई भी थ्रेड को एट ए गिवन टाइम चला सकते हैं, तो लेट्स से थ्रेड 1 ने एक्स का वैल्यू को 1 कर दिया एंड बिफोर फ्लशिंग इट टू द मेन मेमोरी JVM ने थ्रेड 2 को चला दिया, विच ऑल्सो अपडेट्स द वैल्यू ऑफ x to 1। नाउ बोथ ऑफ देम फ्लशेस द डेटा इन द मेन मेमोरी। तो पहले थ्रेड 1 ने फ्लश कर दिया, देन थ्रेड 2 विल फ्लश द डेटा एंड एग्जिट द प्रोग्राम। थ्रेड 2 भी फ्लश करेगा अपना डेटा, देन वैल्यू ऑफ x विल बी 1 ओनली, राइट? क्योंकि इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, बट क्योंकि वी कैनॉट प्रेडिक्ट कि JVM कौन सा थ्रेड को एट ए गिवन टाइम चलाएगा। लेट्स ट्राई टू reiterate the previous issue with respect to timeline. Let's say T0 थ्रेड 1 ने x का वैल्यू रीड कर लिया था विच इज़ 0। एट टाइम T1 थ्रेड 2 ने सेम वैल्यू रीड कर लिया था, x का वैल्यू 0। क्योंकि JVM आपका कोई भी थ्रेड को एक एट ए गिवन टाइम चला सकता है, तो अभी लेट्स से थ्रेड 2 चल रहा है राइट सिस्टम में। तब वापस थ्रेड 1 में JVM ने स्विच कर लिया विच हैज अपडेटेड द वैल्यू ऑफ x इन इट्स लोकल मेमोरी, इसलिए अभी तक डेटा को फ्लश नहीं किया। इट्स फ्लशिंग एट टाइम T4। एट टाइम T3 JVM ने वापस स्विच कर लिया कि लेट्स से कि थ्रेड 2 अब रन हो रहा है, इसने भी अब सेम ऑपरेशन किया। आफ्टर एट टाइम T4 नाउ थ्रेड 1 कम्स इनटू द पिक्चर अगेन which flushes the data in the main memory. At time T5 thread 2 comes into the picture which flushes the data in the main memory. This is what is happening right now, right? कि volatile में इसमें ड्रॉबैक क्या है, इट विल मेक श्योर कि आपका विजिबिलिटी इज देयर अमंग ऑल द थ्रेड्स बट इट डज नॉट हेल्प इन सिंक्रोनाइजेशन। तो लेट्स ट्राई टू कम अप विद एन एग्जांपल कि कैसे वर्क करते हैं। वोलेटाइल काउंटर एग्जांपल का एक क्लास बना लिया है जहाँ पर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विच इज नेम्ड एज काउंटर। यहाँ पर मैंने 2 मेथड बनाया है, इंक्रीमेंट विद सिंक एंड जस्ट इंक्रीमेंट वैल्यू। आई विल कम बैक टू दिस कि कैसे डिफाइन हो रहा है। लेट्स कम टू द इंक्रीमेंट मेथड फर्स्ट। मैंने यहाँ पर बेसिकली ट्राई कैच ब्लॉक को डाल दिया जस्ट टू मेक द थ्रेड स्लीप एट अ रैंडम टाइम। यहाँ पर मैं काउंटर का वैल्यू प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। इन द मेन एग्जाम्पल आई हैव इंस्टेंशिएटेड 1000 थ्रेड एंड हर एक थ्रेड को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ टू अपडेट द काउंटर वैल्यू। एट द एंड आई वुड लाइक टू सी कि मेरा काउंटर का वैल्यू 1000 होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम नो। यहाँ पर आप देखोगे कि वैल्यू 997 प्रिंट होता है, राइट। इफ आई रन इट मल्टीपल टाइम्स, लेट्स रन इट अगेन। तो यहाँ पर 996 प्रिंट हुआ, यहाँ पर 995 प्रिंट हुआ एंड 990 प्रिंट हुआ। इस रैंडम वैल्यू विच इज गेटिंग प्रिंटेड क्योंकि आपका JVM कैन रन एनी ऑफ द थ्रेड एट ए गिवन टाइम। उस समय आपका डेटा though it's visible across all the thread, it's not synchronized across all the threads. So it's not a visibility issue, it's a synchronization issue. इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मैंने एक और दूसरा मेथड बनाया है, इंक्रीमेंट विद सिंक। आई एम मेकिंग श्योर कि जो भी थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है वो एक रैंडम टाइम में स्लीप होगा, बट नाउ आई हैव पुट माई काउंटर वेरिएबल इन द सिंक्रोनाइज कीवर्ड। तो दिस विल मेक श्योर कि एट ए गिवन टाइम ओनली वन थ्रेड विल अपडेट द काउंटर, राइट। एंड काउंटर में जैसे कि मैंने बोला देयर आर 3 स्टेप्स फॉर फर्स्ट इज रीड द वैल्यू, ऐड 1 एंड देन अपडेट, right? There are 3 steps involved and counter is not a atomic operation here. Updating the flag value to true and false is an atomic operation, but counter is not a atomic operation here. So now if I go in my example again and if I call increments with sync and if I run it, let's see कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ 1000 प्रिंट हो रहा है, राइट। I'll run it multiple times. So जितने भी बार भी आप रन करोगे यहाँ पर वैल्यू 1000 ही प्रिंट होगा। तो समराइज इट अगेन, वोलेटाइल मेक श्योर कि आपका जो भी डेटा का वैल्यू होगा इट इज़ विजिबल अमंग ऑल द थ्रेड, बट इट डज नॉट गारंटी एटोमिसिटी या सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस थ्रेड। फॉर दैट वी हैव टू यूज द सिंक्रोनाइज कीवर्ड और सम ब्लॉकिंग मैकेनिज्म टू मेक श्योर कि एट ए गिवन टाइम ओनली वन थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन। सो नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि शुड बी यूज वोलेटाइल इन स्टैटिक वेरिएबल ऑलवेज? द आंसर इज नो एंड इट वुड डिपेंड फ्रॉम यूज केस टू यूज केस। तो लेट्स जस्ट गो वन बाय वन कि डिफरेंस में क्या क्या है। तो विथ रेस्पेक्ट टू यूसेज, तो बेसिकली जब एक क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल होता है तो जितने भी ऑब्जेक्ट उस क्लास के बनेंगे ऑल द ऑब्जेक्ट कैन रेफर टू द सेम स्टैटिक वेरिएबल विच इज देयर, बट वोलेटाइल विल एंश्योर कि आपका वो विजिबल हो अक्रॉस ऑल द थ्रेड। नाउ इसको एक्सेस कैसे करते हैं? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, इट वुड डिपेंड ऑन द क्लास, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस। बट टू एक्सेस द वोलेटाइल वेरिएबल यू नीड टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। स्टैटिक वेरिएबल हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग ने देखा
कि स्टैटिक को हम लोग एक वेरिएबल में पुट कर सकते हैं and we can put it in at a method level as well. But in case of volatile, it only applies to variable. Static does not guarantee synchronization. Volatile provides visibility and ordering, but it does not guarantee atomicity, which is again a synchronization problem. For that, we have to use a synchronize keyword. At the end, the scope of the static variable is at the class level, and it is shared across all the instances of the scope of the volatile keyword is at instance level. It guarantees visibility across all the thread. So let's try to summarize कि हम लोग सिंगलटन एक क्लास को सिंगलटन बनाने के लिए हम लोग ने क्या क्या किया था. तो फर्स्ट हम लोग ने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया था फॉर द गिवन क्लास, बट क्योंकि हम वो कंस्ट्रक्टर पब्लिक है देन एनीवन कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट. दैट वोंट सॉल्व द सिंगलटन यूज केस दैट वी आर ट्राइंग टू, क्योंकि सिंगलटन में हम लोग ये गारंटी कर रहे थे कि इट शुड बी क्रिएटेड ओनली वंस एंड देयर शुड बी वन ग्लोबल फंक्शन विच कैन गिव मी द सिंगलटन इंस्टेंस. तो इसके बाद हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया था एंड हम लोग ने गेट इंस्टेंस वाला एक ग्लोबल मेथड, बेसिकली एक स्टैटिक मेथड बना लिया था इन द क्लास विच विल गिव द इंस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर सिंगलटन इंस्टेंस. हम लोग ने देखा कि सिर्फ कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करने में एंड गेट इंस्टेंस का एक स्टैटिक मेथड बनाने में इट डज नॉट सॉल्व द यूज केस, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में मल्टी थ्रेडिंग चल रहा है देन बोथ द थ्रेड कैन पास द नल चेक एंड इट कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर मोर देन वंस, राइट. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने सिंक्रोनस कीवर्ड का यूज़ कर लिया था एट ए गेट इंस्टेंस लेवल एंड इट विल मेक श्योर कि ओनली वन थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग द गेट इंस्टेंस मेथड. बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग ने देखा था कि इफ मल्टीपल थ्रेड इज ट्राइंग टू कॉल द गेट इंस्टेंस मेथड ऑल द थ्रेड हैज टू वेट, इवन दो द इंस्टेंस इनिशिएट हो चुके हैं मल्टीपल थ्रेड को वेट करना पड़ेगा टू गेट द इंस्टेंस रेफरेंस एंड दिस विल मेक द सिस्टम स्लो बाय 1000 टाइम्स, राइट. क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हम लोग ने गेट इंस्टेंस मेथड में हम लोग सिंक्रोनाइज यूज़ करते थे, इट वाज कॉजिंग द प्रोग्राम टू रन स्लो. तो हम लोग ने क्या किया था कि वी डिड इक्वल लोडिंग. तो इक्वल लोडिंग का प्रॉब्लम क्या था, बेसिकली द डाउन साइड वाज कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने में इट वुड टेक टाइम. इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम कि आपका मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में द वेरिएबल इज नॉट इंस्टेंशिएटेड मल्टीपल टाइम्स, बट द ओनली डाउन साइड वाज कि यहाँ पर एप्लीकेशन अप होने में बहुत टाइम लगता था, राइट. नाउ द फाइनल सोल्यूशन दैट वी केम अप विद कि हम लोग दो नल चेक रखेंगे. द फर्स्ट नल चेक विल चेक कि इंस्टेंस आपका नल है या नहीं है. Second null check will be within the synchronized keyword and we will mark the variable as volatile. So this will solve in a more optimal way जहाँ पर आपका multi-threaded environment में we can get the instance without waiting once the instance is initiated. अभी तक के लिए इतना ही. In next video we will try to learn about other patterns which is there such as builder, factory. In case आपको कोई भी doubt है you can write down your doubts in the comment section and let me know if you want to cover any of the topic which you find confusing. And I would recommend कि ये वीडियो आप एक और बार देखिए ताकि जो भी हम लोग ने एग्जाम्पल वॉक थ्रू किया था with counter example, with state example, that will clear out a lot of doubts that you have. If you like my video, please like, comment and subscribe to my channel.